बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफ़गानिस्तान में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, बल्कि अगर आप कहें कि शिद्दत का लफ्ज़ ज़रा कम है तो सही होगा। और एक तरफ अफ़गान हुकूमत के 3 लाख सिक्योरिटी एहलकार हैं, दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान है। और ये तालिबान इतने ताकतवर हो कैसे गए, और तालिबान हैं कितने ताकतवर, इससे तो बात करूँगा। लेकिन तालिबान ने ऐसी कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं जो वो माजी में भी हासिल नहीं कर पाए, और अपने दुश्मन नंबर 1 जिसने 2000 तालिबान को कंटेनर में कत्ल कराया था उससे इंतकाम ले लिया। वो कैसे हुआ? जब इस वक्त अफ़गानिस्तान में 3 ग्रुप्स जो अफ़गानिस्तान को जन्नत से जहन्नुम में तब्दील कर सकते हैं, वो कौन से ग्रुप्स हैं और उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इस पर भी बात करूँगा। ये वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग, एंड तक देखिएगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ये जो घंटी का निशान है इसको ज़रूर दबा दें। इस वक्त तालिबान को रोकना हुकूमती सिक्योरिटी और एहलकारों के बस का तो रोक रहा नहीं, और मकामी वॉर लॉर्ड जो तालिबान से इख्तलाफ रखते हैं वो भी अब हुकूमती एहलकारों की मदद कर रहे हैं। आए रोज़ काबुल में घुस कर अहम हुकूमती लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अफगान फ़िज़ाइया के अहम पायलट्स को भी ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा शुरू किया था तो उस वक्त अहमद शाह मसूद और जनरल रशीद दोस्तम एक बड़े इलाके पर काबिज थे और तालिबान को बड़ा टफ टाइम दे रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, 1996 के इस नक्शे में जो इलाका सब्ज़ रंग का है वो जनरल रशीद दोस्तम के कंट्रोल में था, जबकि ऑरेंज रंग पे अहमद शाह मसूद और पीले रंग पे तालिबान का कब्जा था। दोस्तम का शुमार नुमाया तरीन उज़्बेक कमांडर्स में होता है और वो सियासत में अपनी वफादारियाँ तब्दील करने और जंगों में अपने वहशीपन की वजह से मशहूर है। दोस्तम पर जंगी जराइम के इर्तिकाब के भी इल्ज़ामात हैं। इनमें अहम तरीन वो कत्लेआम था जब 2001 में कार्गो कंटेनर्स के अंदर मौजूद तालिबान तहरीक के तकरीबन 2000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। तालिबान ने इसके न सिर्फ इलाके बल्कि पूरे महल पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर आज के नक्शे पर आप नज़र डालें तो ये इलाके तालिबान की इब्तदाई फतूहात में शामिल हो चुके हैं। अहमद शाह मसूद का गढ़ वादी पंजशेर के अलावा तमाम इलाकों पर या तो कब्जा हो चुका है या फिर उन पर लड़ाई जारी है। और आपको इस नक्शे में जो डार्क रेड का इलाका नज़र आ रहा है इस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जबकि नीले रंग के इलाके पे हुकूमत का कब्जा है और बाकी जगहों पे लड़ाई जारी है। अफ़गानिस्तान में 3 तरह के ग्रुप्स हैं। एक तो वो लोग हैं जो आज़ादी पसंद है और वो अपने तर्ज़ माशरत में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, और ये जंगजू और गैरतमंद गिरोह है जो हमला आवरों से नहीं बल्कि अपने भाई बंधों से भी बरसरे पैकार रहते हैं। और कभी ये लोग मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान के परचम तले जमा होकर इश्तराकियों के ख़िलाफ़ लड़े और फिर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ज़रिए अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के ख़िलाफ़ सीना सुपर हुए, कामयाब हुए। ये ग्रोह हमेशा से अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करता है और कामयाब होता है। दूसरा ग्रुप जो है वह हसूल इक़्तिदार के लिए आला कार बना हुआ है और हमेशा तैयार है अपने बैरूनी आकाओं के साथ गठजोड़ के ज़रिए, साजिश और धौंस और धांधली के ज़रिए गैर मुल्की एजेंडे पे गामजन रहते हैं। हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और अशरफ गनी, ये सब एक ही किरदार है। अब तीसरा ग्रुप वो है जो सिर्फ पैसे और अपने ज़ाती मफाद के लिए लड़ते हैं। इनमें जनरल रशीद दोस्तम जैसे लोग शामिल हैं। इन लोगों में जब तक ना इत्तफाकी रहेगी अफ़गानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान इतने मजबूत कैसे हो गए और क्या वो भी किसी तरह असूलों पर समझौता करेंगे। तो जब तालिबान ने मई में अमरीकी इनखला के ऐलान के बाद हमले शुरू किए तो इस वक्त इनके पास 73 अज़ला थे जो अब 250 से ज़्यादा हो चुकी हैं। जब अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात हुए तो 3 बातें तालिबान ने मानने से साफ इनकार कर दिया। एक तो ये कि वो हथियार नहीं फेंकेंगे, दूसरा ये कि अफ़गान हुकूमत से सीज़ फायर नहीं करेंगे, और तीसरा कोई भी गैर मुल्की फ़ौजी किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान में किसी वजह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तालिबान किसी भी सूरत इस्लामी हुकूमत और शरई अहकामात के नफाज पर कम से कम पे तो राज़ी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिबान भी शादी या खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग करके शहरियों को खौफज़दा करे तो इससे इसका असला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छीन लिया जाता है। अगर कोई शादी ब्याह में दिखावा और ज़्यादा खर्च करे तो उसे फजूल खर्ची का कहकर सज़ा दी जाती है कि इस्लाम में फजूल खर्ची जायज़ नहीं। अगर किसी कवारी या नामहरम से रब्ता हो तो कोड़े, और अगर शादीशुदा हो तो संसार, और अगर कोई डॉक्टर मर्द है तो वो औरतों को चेक नहीं कर सकता। तालिबान का कहना है कि कानून इस्लामी तालीमात के मुताबिक होगा, इससे हटना किसी भी सूरत मंजूर नहीं चाहिए, आगे मुजरिम खुद तालिबान ही क्यों ना हो। इस वक्त तालिबान ने अमेरिका के मुआहदे से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अमेरिका ने हम पे बॉम्बिंग की है, इसलिए हमने सूबाई दारुल-हुकूमतों पे हमला ना करने का जो मुआहदा किया था अब इस पर अमल नहीं किया जाएगा। और तालिबान एक के बाद एक सूबाई दारुल-हुकूमत फतह कर रहे हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत पर। अफगानिस्तान में तालिबान के लगभग 1.5 लाख जंगजू हैं, और सन 2001 के बाद अमरीकी इत्तेहाद की जानिब से इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद फिलहाल अफगानिस्तान में सबसे बड़े इलाके पे अब तालिबान का कंट्रोल है। काबुल की हुकूमत को अमरीका की जानिब से फ़ौजी और माली मुआवनत के बावजूद ये जंग और ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। अमरीका की जानिब से
جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک اس جنگ میں $2 کروڑ سے زیادہ رقم خرچ ہو چکی ہے۔ اب اسی پس منظر میں یہ سوال انتہائی اہمیت رکھتا ہے کہ آخر افغانستان جیسے وسیع و عریض ترقی پذیر ملک میں ایک عرصے سے سپر پاور امریکہ اور نیٹو افواج کی کھربوں ڈالرز کی جنگی مشینری کا مقابلہ کرنے والے طالبان کی آمدنی کی کیا ذرائع ہے؟ 2020 میں سیکیورٹی کونسل کی جانب سے شائع کیے گئی رپورٹ کے مطابق اس کے رکن اور دیگر ممالک کی جانب سے لگائے گئے اندازوں کے مطابق طالبان کی مجموعی سالانہ آمدنی $30 کروڑ سے کوئی $1.5 ارب تک ہے۔ 2019 میں ان کی آمدنی بڑھانے کے لیے سڑکوں پہ ٹول ٹیکس بڑھایا گیا تھا۔ طالبان نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں کسی بھی فصل کا 10% حصہ وصول کرتے ہیں۔ کسانوں سے پوش کی کاشت کے لیے 10% ٹیکس دیا جاتا ہے۔ ان لیبارٹری سے بھی ٹیکس دیا جاتا ہے جہاں افیم سے ہیروئن بنائی جاتی ہے، اور ان تاجروں سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو غیر قانونی منشیات کی سمگلنگ کرتے ہیں۔ غیر قانونی منشیات کی معیشت میں طالبان کا سالانہ حصے کا اندازہ 10 کروڑ سے 40 کروڑ امریکی ڈالر تو ہے۔ مجموعی طور پہ طالبان نے اپنے زیر انتظام صوبوں میں زراعت، انفراسٹرکچر، ضروری اشیاء اور متعدد صنعتوں پہ ٹیکس لگائے ہیں۔ طالبان نے ٹیلی فون سروسز اور بجلی فراہم کرنے والی کمپنی سے بھی پیسہ وصول کیا، اور اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں انہوں نے اپنے دور اقتدار میں رائج ٹیکس کے نظام کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے محصولات دوسری صنعتوں جیسے ٹیلی کام ہو یا موبائل فون آپریٹر سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ طالبان مختلف علاقوں میں بجلی کے صارفین سے سالانہ $20 کروڑ اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں بلکہ، اور اس کے علاوہ براہ راست جنگ سے بھی آمدنی ہوتی ہے۔ ہر بار جب طالبان کسی فوجی چوکی پہ قبضہ کرتے ہیں، شہری مرکز پہ جاتے ہیں تو خزانہ خالی کر دیتے ہیں، اور متعدد ہتھیاروں کے ساتھ کاریں، بختر بند گاڑیاں سب حاصل ہو جاتا ہے۔ افغانستان معدنیات اور قیمتی پتھروں سے مالا مال ہے، اور برسوں کی جنگ کے سبب اس کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں کان کنی کی صنعت $1 ارب کی ہے۔ خیال رہے کہ زیادہ تر کان کنی چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے اور غیر قانونی طور پہ ہوتی ہے۔ 2014 کی ایک اپنی رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان نے جنوبی ہلمند صوبے میں 25 سے 30 غیر قانونی کان کنی کے آپریٹر سے $1 کروڑ سے زیادہ رقم حاصل کی۔ $1 کروڑ صوبے سے نکلنے والے ہر ٹرک سے $500 تک وصول کرتے ہیں، جبکہ صوبے سے روزانہ ایسے سینکڑوں ٹرک نکلتے ہیں۔ جبکہ کئی افغان اور امریکی اہلکار ایران، رشیا اور پاکستان سمیت مختلف علاقائی حکومتوں پہ طویل عرصے سے یہ الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ وہ افغان طالبان کی مالی مدد کرتے ہیں۔ تاہم یہ ممالک اس کی مسلسل تردید بھی کرتے رہے۔ سعودی عربیہ، قطر، متحدہ عرب امارات جیسے خلیجی ممالک کے شہری طالبان کی انفرادی حیثیت میں مالی امداد کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اب طالبان نے ایک حکومت کی طرف کسٹم اور دیگر محصولات میں بھی وصول کرنے شروع کر دی ہیں۔ کمائیاں تو ہو رہی ہیں، اور جوں وہ آگے بڑھ رہے ہیں لوگ اب ان کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ طالبان کی حکومت ہونی ہے تو دے وانٹ ٹو بی آن دیئر گڈ سائڈ، تو لوگ ان کی مالی معاونت بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ لڑائی مزید شدت اختیار کرے گی۔ آپ اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔